नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 के 28 फरवरी 2022 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया होगी ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा सर्कल है और इसके अंदर एक चतुर्भुज तो मैं बना लेता हूँ। इधर से यहाँ पे मिला देता हूँ, यहाँ से यहाँ, और इधर से इसको मिला दूंगा और यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल B = 104 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये 104 डिग्री है। तो ये सामने वाला एंगल 76 डिग्री हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है। तो अभी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और C पर खींची गई स्पर्श रेखाएं किसी एक अन्य बिंदु P पर मिलती हैं, तो एंगल APC का माप कितना है। तो ये मेरा A पॉइंट है, तो एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से खींचनी पड़ेगी, और ये पॉइंट C है तो एक इधर से खींच लेता हूँ स्पर्श रेखा, और ये दोनों की दोनों मिलती हैं एक पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम है P। तो उसने मेरे से पूछा कि एंगल APC, तो ये इस एंगल की जो माप है वो मेरे को बतानी है। अभी मैं इस सर्कल का सेंटर O मान लेता हूँ, ये यहाँ पे O है, और O को A के साथ मिला देता हूँ और O को C के साथ मिला देता हूँ। तो एंगल AOC इसकी माप कितनी होगी, एंगल D का डबल होगा ये एंगल, तो इसका डबल कितना आ जाएगा 152 डिग्री। तो अभी चतुर्भुज OA P और C में जो ये आमने सामने के कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, और इधर अगर 152 डिग्री है तो ये वाला एंगल मेरा 28 डिग्री हो जाएगा। और ये उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछा था। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3, 28 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि 360 मीटर की ऊंचाई पर हवा में स्थित एक हेलीकॉप्टर से देखने पर पता चलता है कि दो जलयान समान दिशा में उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर जलयानों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। जलयानों के बीच की दूरी मीटर में कितनी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे मेरा हेलीकॉप्टर है, और इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है, इसकी जमीन से ऊंचाई है 360 मीटर, और यहाँ पे एक जलयान है और यहाँ पे एक जलयान है जो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं इस लाइन को मिला देता हूँ, और यहाँ से अवनमन कोण कितने दिए हुए हैं दोनों के, अगर इसको मिलाऊं तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अभी इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देता हूँ, और ये एंगल मेरे को 30 डिग्री दिया हुआ है। इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ और इसको D मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन में उसने मेरे से DC की लेंथ पूछी है। तो अभी मेरे को मालूम है इस वाली ट्रायंगल में ABD में अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। और √3 की वैल्यू कितनी है 360, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 बटे √3, तो ये मेरा आ जाएगा 120 √3। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 √3। तो अभी अगर मैं देखूं ट्रायंगल ADC में, तो ये जो 60 डिग्री है तो ट्रायंगल ADC का भाई ये कौन है, तो ये किसके बराबर होगा, इस वाले का जोड़ और प्लस में इस वाले के जोड़ के बराबर होगा। और ये है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर एंगल सेम है दोनों, तो दोनों की दोनों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी इक्वल हो जाएंगी। और ये वाली भुजा कितनी आई थी मेरी 240 √3, तो ये कितनी आ जाएगी, तो ये भी 240 √3 आ जाएगी। और ये उसने मेरे से पूछा था कि दोनों जलयानों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये आई है मेरी 240 √3। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया होगा एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया 2145 पाई है, और इसके आधार की त्रिज्या 33 सेंटीमीटर है। इसका आयतन कितना है। तो सबसे पहले मैं शंकु का लेटरल सरफेस एरिया लिख लेता हूँ, वो होता है πRL, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2145 पाई। तो इधर से पाई कट कर देता हूँ, तो R की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 33, इधर रख देता हूँ 33, तो L की वैल्यू निकल के आएगी इंटू में L इक्वल टू हो जाएगा 2145। तो 11 से कट करूंगा तो 3 पे कट होगा, 11 से इसको कट करूंगा तो ये 1 पे जाएगा, 10 बचेगा तो 104, तो 9 पे जाएगा फिर, और फिर 5 पे जाएगा। तो इधर से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से कट करूंगा तो 3 6 18, और ये आ जाएगा 3 5 15, तो L की वैल्यू आई है 65, और रेडियस हमें 33 दी हुई है। तो इधर से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे को H चाहिए आयतन निकालने के लिए, वॉल्यूम में मेरा H आता है, तो इसमें मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी उसमें। तो ये वाली जो भुजा है ये 65 निकाल ली मैंने, और ये जो रेडियस है इधर ये 33 दी हुई है। तो अभी ये वाली निकालनी है, तो पाइथागोरस का यूज कर देते हैं इसमें। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4225, और 33 का स्क्वायर होगा 1089। तो इसमें से अगर मैं माइनस करूँ, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 8 गया 3, और इधर से 1 बचेगा और ये बचेगा 3, तो 3136 आया। तो ये होता है 56 का स्क्वायर। तो ये भुजा जो आई है 56 आई है। अभी हम शंकु का वॉल्यूम निकालेंगे, और शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई में मेरे को आंसर चाहिए, तो पाई को ऐसे ही रख लेंगे अभी। तो ये हो जाएगा 1/3 और इंटू में पाई, और इंटू में 33 इंटू 33, रेडियस 33 दी हुई है, और इंटू में एच हो जाएगा, मैंने निकाला है इधर से 56। तो 3 से अगर इसको कट करूं तो 3 से कट हो गए 11 आएगा। तो अभी इधर देख लेते हैं यूनिट डिजिट, चारों के चारों जो ऑप्शन है अलग अलग है सभी की। तो इधर से पुराना मल्टीप्लाई करके हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो 6 3 18, और 8 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। तो लास्ट में मेरी यूनिट डिजिट आएगी 8, और उसके बाद पाई। तो ऑप्शन देखता हूँ, तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ कि रीना एक वस्तु को 28% के लाभ पर बेचती है। तो उसका सीपी में मान लेता हूँ 100 है, इधर से सीपी 100 आया, तो 28% के लाभ पर बेचती है। तो एसपी कितना आ जाएगा उसका, 128 आ जाएगा। तो अभी बोल रही है यदि वैसे 30% कम पर खरीदती, मतलब इसको अगर वो 70 में खरीदती और 20 रुपए 10 पैसे कम पर बेचती, तो उसे 35% का लाभ होता। अभी 70 का 35% कितना हो जाएगा, 10% आएगा, इसका 7 और इसका 3.5 टाइम्स, तो 7 या 21 और 7 पंजे 35, मतलब 3.5। तो 21 और 3.5 होगा ये 24.5। तो इसमें 24.5 में ऐड कर देता हूँ, तो इधर से कितना आ जाएगा 94.5। अभी उसने जो डिफरेंस दिया हुआ है ये 20 रुपए और 10 पैसे का, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितना, तो ये हो गया 28 और 5 33, तो 33.5 डिफरेंस दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे को 20 रुपए और 10 पैसे का डिफरेंस, तो ये केवल हो जाएगा 20.1 के। तो इधर से मैं दशमलव से दशमलव कट कर देता हूँ दोनों तरफ से। तो अभी मैं एक्चुअल सीपी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने 100 मान लिया था सीपी को। तो इधर से अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी मेरी 201, और इंटू में 100 और अपॉन में 335। इसको मैं 5 से कट कर लेता हूँ, तो 5 36 और 5 7 35, 5 को इसको कट करूंगा तो ये हो जाएगा 20, और इधर से 67, और ये इंटू 3 होता है 201, तो 3 पे कट होगा, तो इधर से 60 आई। मतलब जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था वो 60 है। अभी वो बोल रहा है अगर उसने उस वस्तु को 62 रुपए और 70 पैसे में बेच दिया तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करे। तो सीपी मेरा 60 है और एसपी ज्यादा है, तो मेरे को प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 2.7 का प्रॉफिट होगा, और कितने पे, 60 पे, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर से ये 0 से ये 0 कट हो जाएगी, और इस 0 से ये दशमलव कट हो जाएगा। 3 से अगर इसको कट करूं तो ये आ जाएगा 9/2, और इसकी वैल्यू होती है 4.5, और ये आ जाएगा परसेंटेज में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि ए और बी एक ही समय में क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 3 घंटे 12 मिनट और x घंटे का समय लेते हैं। और दिया हुआ है कि जो ए की चाल है बी की चाल से 25% अधिक है। तो 25% कितना होता है, 1/4। तो ए की चाल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और बी की जो चाल है वो 4 हो जाएगी। तो अभी उसने दिया हुआ है कि मिलने के बाद वो एक तो 3 घंटे 12 मिनट में पहुंचता है और एक x घंटे में पहुंचता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है ना तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ ए अपॉन में हो जाएगी स्पीड ऑफ बी, इक्वल टू हो जाएगा टाइम ऑफ बी और अपॉन में टाइम ऑफ ए और इसका अंडर रूट। इधर से स्पीड क्या थी, 5 थी, और बी की स्पीड थी 4, तो यह आ जाएगा 5/4 इक्वल टू किसके होगा, इधर से बी का टाइम। तो बी का टाइम कितना है, x घंटे है, और ए का टाइम कितना है, 3 घंटे 12 मिनट। तो इसको पूरे को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो ये हो जाएगा 5 × 15 और 1 16, तो 16/5 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ x अपॉन में 16/5, तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 लिख लेता हूँ, और रूट भी है इसका। तो रूट हटाने के लिए मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। स्क्वायर करके ये मेरा आ जाएगा 25 और अपॉन में 16 इक्वल टू हो जाएगा 5x अपॉन में 16। तो 16 से 16 कटेगा, तो ये 5 से 5
और x की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू इधर से आ जाएगी 5। और वही उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछी थी कि x का मान कितना है, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि ए बी के अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से दिया हुआ है कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, और ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी बाय सी के। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ए की वैल्यू 4/3 है और सी की वैल्यू 9/14 है तो बी 3/7 है। और उसने पूछा कि जब a = 4√3 हो और b 30 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर से मैं ये जो वैल्यू है a, c और b की इस इक्वेशन में रख देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को इस सिंबल को हटाना है, तो ये सिंबल हटाने के लिए कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ मैं, उसको मान लेता हूँ मैं k। तो a = हो जाएगा k × b/c की वैल्यू कितनी है 4/3, और इक्वल टू किसके आ जाएगा k × में b की वैल्यू है इधर से 3/7, और अपॉन में आएगा 9/14, तो पलट जाएगा तो इंटू 14/9, तो 3 से कटेगा ये, तो 3 × 9, और 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, तो 3 से ये 3 कट होगा, इधर से इस 2 से ये 4 2 पर कट होगा, तो k की वैल्यू इधर से आई है मेरी 2। तो k की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब ये बोल रहा है कि जब a की वैल्यू 4√3 है और b की वैल्यू 30 है तो c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली जो इधर दी हुई है, इसमें मैं ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो इधर से ये मेरा हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 4√3, और इक्वल टू k की वैल्यू मैंने निकाली है 2, और इनटू में b कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, और इधर से c की वैल्यू निकालनी है, तो अपॉन में c हो जाएगा। तो c को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा c इंटू, तो इधर से 2 से कट होगा अभी ये, तो 2 से 2 बार कट होगा, और ये फिर 2 से कट होगा, तो ये 15 पे कट होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को 3 × 5, और 3 को भी क्या लिख सकता हूँ √3 × √3, और इंटू में 5, तो ये √3 से एक √3 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो c की वैल्यू बचेगी 5√3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा 5√3, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया होगी ए बी और सी ने 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 3/4 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। मतलब उनकी जो पूंजी थी उसका अनुपात है 1/3, ये ए का है और बी का है 1/6 और सी का है 3/4। तो ये रेशियो में दिया हुआ है। तो अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको अपॉन में हटाने के लिए तीनों की तीनों जो टर्म है इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये 8 आ जाएगा, इधर से ये 4 आएगा, और इधर से आ जाएगा 4 × 6 = 24, तो ये 18 आ जाएगा। तो 8:4:18। अब ये 3 अनुपात आए हैं। अभी उसने दिया है नेक्स्ट, प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है, बल्कि बी अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है, और सी अपनी पूंजी को अपरिवर्तित रखता है, मतलब कोई चेंज नहीं करता। और वर्ष के अंत में ए का जो कुल लाभ है वो 2.5 लाख था। तो लाभ में सी और बी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो अभी वो बोल रहा है कि ए प्रत्येक तिमाही में अपनी पूंजी को आधा कर देता है, तो ये 3 महीने के लिए उसने पूंजी लगाई, तो फिर कितनी हो जाएगी, शादी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो वो 3 महीने के लिए लगेगी। फिर इसका हाफ हो जाएगा 2 और इंटू 3, क्योंकि 3 महीने के लिए लगेगी। फिर इसका हाफ हो जाएगा 1 और इंटू में 3 आएगा। अभी बी का उसने बोला कि प्रत्येक तिमाही में उसको डबल कर देता है, तो 3 महीने के लिए यही रहेगी। फिर 8 हो जाएगी, इसका डबल हो गई, ये 3 महीने के लिए रहेगी। फिर इसका डबल हो जाएगा, वो 16 आएगा, फिर 3 महीने के लिए, और इसका डबल फिर 32, और ये 3 महीने के लिए। और अभी ये इसको चेंज नहीं करता, तो मतलब पूरे के पूरे 12 महीने के लिए ये राशि लगी रहेगी। तो अभी इसमें से मैं ऐसा कर लेता हूँ, 3 कॉमन लेके और कट कर देता हूँ इसको। अगर मैं 3 को कट करूंगा तो ये 3 हर जगह से कट हो जाएगा, इधर से भी कट हो जाएगा, और इधर से ये 3 कट होगा, तो ये 4 बचेगा। तो अभी इनको ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि ये ऐड होने के बाद कॉमन बार निकालना है। तो 8 और 4 12, और ये 12 और 3 15 आएगा इधर से, और बी कितना आएगा, तो 8 और 4 12, 12 और 6 18, और 10 28, और 2 30, और 30 60 आएगा इधर, और ये आएगा 18 × 4 = 72। तो इसको मैं 3 से कट कर लेता हूँ, 3 × 5 = 15, और 3 से इसको कट करूंगा तो ये 20 आएगा, 3 से इसको कट करूंगा तो ये 24 आएगा। अभी उसने क्वेश्चन में दिया कि ए का जो हिस्सा था वो 2.5 लाख था, और यहाँ पे ए का हिस्सा कितना है 5 है, मतलब 5 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 2.5, मतलब इसका ये हाफ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी और बी के हिस्सों का अंतर, तो सी और बी में इधर कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो 4 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो ये हाफ हो क्या आया था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा,
तो 2 हो जाएगा। तो ये उनकी राशि का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 2 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि एक किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। तो इधर लिख लेता हूँ, एक किसी काम को 45 डेज में करता है और बी और सी मिलकर उसे 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी ने जो काम था उसका 80% 20 दिन में किया है, तो पूरा का पूरा जो 100% काम है उसको 25 दिन में कर लेंगे। तो इधर 25 आएगा। तो अभी इधर से मैं टोटल काम मान लेता हूँ जो तीनों का एलसीएम होगा। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर से 450। अभी इधर से ए की एफिशिएंसी आई है 10 और इधर से बी और सी की एफिशिएंसी आई है 15 और इधर से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 25 एकम 25, तो ये 20 बचेगा और 25 अठे 200, तो 18 आई। अभी इधर से ए की एफिशिएंसी 10 आई है, तो यहाँ पे 10 रख देता हूँ। तो बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 8 बचेगी। यहाँ पे अगर 8 रखूंगा तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो ये 7 बचेगी। तो इधर से मेरे को सी की एफिशिएंसी पता चल गई, क्योंकि मेरे को निकालना है कि शेष कार्य अगर 70% भाग सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अभी काम उन्होंने कर दिया था 80%, तो कितना बचा होगा 20%। तो इसका 20% कितना होगा, इसका 20% होगा 90। और अभी बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम 90 है उसका 70%, तो ये आ जाएगा 7/10। और इसको सी कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकाल ली थी मैंने 7, तो अपन में 7 कर देता हूँ। तो ये 0 से 0 कट होगी और 7 से 7 कट होगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 9 के। मतलब जो सी है वो शेष काम का 70% 9 दिन में कर देगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं दिया हुआ है कि 24 - 16√2 और इसका 4th रूट और इनटू में 4 + 2√2 और इसका अंडर रूट। जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो ना कि रूट के अंदर रूट हो, तो हम उसके रूट के अंदर जो भी टर्म है उसको a + b या a - b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे और उससे रूट कट हो जाएगा और वो एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 4th रूट दिया हुआ है, तो इस पूरी जो टर्म है इसको मैं x मान लेता हूँ। तो x इक्वल टू हो जाएगा 24 और -16√2 और इसका पूरे का 4th रूट और इनटू में क्या आएगा, ये आएगा 4 + 2√2 और इसका पूरे का अंडर रूट। तो इधर से अभी मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा x² इक्वल टू ये आ जाएगा 24 - 16√2 और इधर से रूट बचेगा और इनटू में यह आएगा 4 + 2√2। अभी इसके अंदर जो भी टर्म है उसको हम a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। ये 2ab है, तो इधर से 2 इंटू यह आ जाएगा 8√2। तो 8√2 को अगर मैं टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ तो ये मेरा आ जाएगा 4 × 2√2। तो ये मेरा 4 - 2√2 का स्क्वायर बन जाएगा पूरा और उसका अंडर रूट और इनटू में 4 + 2√2। अभी मैं स्क्वायर से ये रूट कट कर देता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास a - b और ये है a + b, तो a² - b² होगा इसको सोल्व करके। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और माइनस में 2√2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 अगर माइनस होगा तो 8 बचेगा। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, ये x² की वैल्यू आई है और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसका रूट कर देता हूँ तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी √8 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2। तो x की वैल्यू इधर से आई 2√2। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि 4a - 3b = 2 है और ab = 1/4 है। तो 64a³ - 27b³ इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो सिंपली मैं जो ये इक्वेशन दी हुई है 4a - 3b = 2 इसका क्यूब कर देता हूँ। तो इधर से इसका क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा 64a³ और माइनस में 27b³ और माइनस में 3 × 4a × 3b और इनटू में आ जाएगा 4a - 3b और उसकी वैल्यू कितनी है 2 के इक्वल है। तो इधर से ये हो जाएगा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब आएगा 8। अभी मैं इसमें ab की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगी 3 × 4 × 3 × 2 और इनटू में ab की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और इक्वल टू 8 इधर था, तो 4 से मैं 4 कट कर देता हूँ, तो ये बचेगा इधर 3 × 3 = 9 दूनी 18, तो इधर 18 बच गया और ये माइनस था यहाँ पे, तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 8 + 18 तो ये आ जाएगा 26। तो इधर से 64a³ और -27b³ इसकी वैल्यू इधर से आएगी 26। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि 18,500 रुपए की कोई राशि है जिसको x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है और एक दूसरी राशि है जो इसकी डबल है।
उसको x+2% की दर पर निवेश किया जाता है। यदि 3.5 वर्ष बाद इन दोनों निवेशों पर प्राप्त जो टोटल ब्याज है वो 25,900 रुपए है, तो दूसरे निवेश पर वार्षिक ब्याज दर कितनी है, तो हमें x+2% निकालना है। तो इधर से मैं अगर ये देखूं, उसने बोला है कि जो दूसरी राशि है वो पहली राशि की 2 गुनी है, तो अगर मैं राशि को 2 गुनी ना करके अगर मैं रेट को 2 गुना कर देता हूँ, तो ये इधर से रेट आ जाएगा 2x प्लस में 4%, तो ये इधर से इतने परसेंट आया है। और स्टार्टिंग में कितना था x%, तो इसको ऐड कर देता हूँ इसी के साथ, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4%, तो ये मेरे को टोटल इतना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा दोनों केस में, तो P = हो जाएगा 18,500 रुपये, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने अमाउंट को 2 गुना ना मान के रेट को 2 गुना कर लिया, तो इधर भी प्रिंसिपल सेम है और यहाँ पे भी प्रिंसिपल सेम है और टाइम भी दोनों जगह सेम ही है। तो रेट कितनी है टोटल अभी 3x प्लस 4%, तो इधर से मैं डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ऐसा ही मेरा हो जाएगा इधर से P 18,500 और R की वैल्यू है 3x और प्लस में 4 और इंटू में टाइम और इंटू में हो जाएगा 3.5 का क्या मतलब होता है 7/2 और अपॉन में 100 आएगा इधर से। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 25,900 के, क्योंकि टोटल इतना ही ब्याज मिलता है दोनों राशियों पर। तो अभी 0 से ये 0 कट कर देता हूँ दोनों, तो अगर इसको मैं 7 से कट करूँ तो इधर से 7 से कट होगा 7 × 21, 7 × 7 49 और ये आ जाएंगी 2 0। अभी मैं इसको 37 से कट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 100। इधर 37 से इसको कट करूंगा तो ये 5 पे कट होगा, अभी 5 से इसको कट करूंगा तो ये आ जाएगा इधर से 20, तो इधर से ये 2 इधर जाएगा तो 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x प्लस 4 इसकी वैल्यू इधर से आएगी 40, तो 3x की वैल्यू यहाँ से आएगी, इधर 4 जाएगा तो ये माइनस होगा तो 36, और x की वैल्यू आई है इधर से 12%। तो मेरे से उसने पूछा था कि जो दूसरी राशि पर जो रेट है वो क्या है, तो वो है x+2%, तो इसमें 2 ऐड करूंगा तो वो हो जाएगी x+2 करके 14%, तो दूसरी राशि पर 14% रेट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि A, B, C, D और E इतने प्रकार के खिलौने हैं और जो उनका लागत मूल्य है वो 240 रुपए, 250 रुपए, 190, 210 और 260 है। ये A का है, ये B का है और ये C का है, ये D का है और ये E का है। तो क्वेश्चन में उसने हमें 2 पाई चार्ट और दिए हुए हैं, तो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड। जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज बनाए हैं उनका परसेंटेज है ये अलग अलग A, B, C, D और E का। अब ये इधर जो पाई चार्ट दिया हुआ है वो किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल द 5 टाइप्स ऑफ टॉयज। मतलब उनको बेचने पर जो भी रेवेन्यू मिलता है ये उनका परसेंटेज है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड ये 1500 है टोटल, और जो टोटल रेवेन्यू हमें मिलता है वो 4 लाख रुपए है। और प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है वो निकलेगा हमारा प्रॉफिट = सेलिंग प्राइस और माइनस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ई प्रकार के सभी खिलौनों को बेचने पर प्राप्त लाभ। तो ई पे जो लाभ मिलेगा सबसे पहले हमें वो निकालना है। तो अभी मैं सबसे पहले ई प्रकार के कितने खिलौने मैन्युफैक्चर हुए वो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 16%, और टोटल खिलौने कितने थे 1500। तो ई की जो खिलौने की संख्या वो कितनी आ जाएगी 1500 का 16%, तो 16 × 5 = 80, 0 8, 16 × 16 और 8 24, 240 खिलौने हैं। और एक खिलौने का मूल्य कितना है 260 रुपए, तो इंटू में 260 कर देता हूँ। अभी दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 0 इधर आ जाएंगी और 24 सिक्का होगा 144, तो 4 लिख लूंगा, 14 बचेगा कैरी, तो 24 दूनी 48, 48 और 14 ये होगा 62, तो ये आ जाएगा इधर 62। तो इधर से जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है वो आई है 62,400 रुपए। तो उसको प्रॉफिट कितना होगा अभी, तो सेलिंग प्राइस माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अभी मेरे को सेलिंग प्राइस और निकालना है इसका ई खिलौनों का। तो अभी यहाँ पे जो ये ई का रिवेन्यू में शेयर है वो परसेंटेज दिया हुआ है, ये कितना है 22%, और ये टोटल जो है वो 4 लाख दिया हुआ है रिवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है, तो 22% इसका कितना होगा 4 लाख का, तो ये हो जाएगा 88,000। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 88,000, तो ये इधर आ जाएगा। तो अभी अगर मैं ई पे प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है और ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करूंगा तो 0 0, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 6 गया 2, तो ये बचेगा 25,600 रुपए। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ, खिलौनों ए और डी की कुल निर्माण लागत के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अभी ए और डी की कुल निर्माण लागत निकाल लेता हूँ। तो ए का परसेंटेज कितना है यहाँ पे 20% है,
और डी का कितना है, डी का यहाँ पे 25% है, तो इसका 1500 का 20% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 300। तो जो ए प्रकार के खिलौने हैं वो 300 बने, और जो डी प्रकार के खिलौने हैं इसका 25%, तो ये मेरा आ जाएगा डी प्रकार के जो खिलौने हैं, तो 25 पंजे 125, 5 12 और 25 एकम 25 और 12 37, तो यह आया 375। तो इधर से जो ए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एक खिलौने की वो कितनी है, 240 रुपये है। तो इधर लिख लेता हूँ 240 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 3 जीरो आएंगे इधर से, और 24 दिया 72, तो ये आ गया 72,000 रुपये। तो डी की एक खिलौने की कितनी है 210, तो इंटू में इधर से मैं 210 कर देता हूँ, तो जीरो आ जाएगी, 21 पंजे 105, तो 5 लिख लेता हूँ, 10 बचेगा, 21 सत्ते 147 और 10 157 होगा, तो 7 15 बचेगा, 21 तिया 63 और 5 कितना होगा 68 और 10 78, तो यह आ जाएगा 78,750। तो टोटल इनको जोड़ के कितना आ जाएगा, तो इधर मैं इनको ऐड कर लेता हूँ 78,750, तो ये हो जाएगा 057, 8 और 2 10 की 0, असिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15, तो यह आया 1,50,750 रुपये। तो क्वेश्चन में उसने पूछा कि जो 25,600 है 1,50,750 का कितना परसेंट है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25,600 और अपॉन में आ जाएगा 1,50,750, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक जीरो से एक जीरो कट होगी, अभी इसको मैं 5 से कट कर लेता हूँ, तो ये कट हो गया, आ जाएगा 5 तिया 15 और इधर से 0 की 0 और 5 एकम 5 और 5 5 25, तो 5 से इसको अगर मैं कट करूंगा तो ये आ जाएगा 5 5 25 और इसको कट करूंगा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इधर से अभी मैं इसको कट कर लेता हूँ 5 से, तो इसको कट करके आ जाएगा 5 36 और 0 और 5 तिया 15, 5 से इसको कट करूंगा तो 5 दूनी 10 और 0, 512 का डबल कितना होता है 1024, तो ये आ जाएगा 1024 और एक जीरो और है, और अपॉन में आएगा 603, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ सिंपली, तो ये आ जाएगा 10 240, इसको डिवाइड करते हैं 603 से, तो एक पे जाएगा सबसे पहले, तो 603, 4 में से 3 गया 1, 2 का 2 और 10 में से 6 गया 4, एक जीरो इधर निकाल लेता हूँ, तो अभी ये 7 पे जाएगा, तो 7 पे जाके कितना आएगा 7 21 और 7 6 42, मतलब क्या है ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, और उसने पूछा कि एक पूर्णांक के निकटतम तक, अगर ये होता ये इसे बहुत ज्यादा आ जाता तो इसे एक कम वाला ले लेते हम 16, तो ये भी जो आएगा ना तो ये आ जाएगा 16.9 के करीब, तो मेरा राउंड फिगर में 17 के करीब ही आएगा, तो ये वैल्यू आई है मेरी 17% के इक्वल, जो आंसर उसने मेरे से पूछा था। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 3 17%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ कि ये एक संख्या है 7 अंकों की, ये 72 से डिविजिबल है, तो 3x - 2y का मान हमें निकालना है। तो 72 से डिवाइड होने का मतलब है कि 8 से भी डिवाइड होगी और ये 9 से भी डिवाइड होगी, तो सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं इसका। तो ये जो लास्ट की 3 डिजिट है ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 एकम 8, तो 13 बचेगा, तो 8 एकम 8 फिर जाएगा 5 बचेगा, तो इधर से आया 5, तो y की वैल्यू क्या रखूं, ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाए, तो y की वैल्यू इधर 6 ही रख सकते हैं, क्योंकि 56 होगा और 8 से कटेगा वो पूरा का पूरा, तो y की वैल्यू मेरे को पता चल गई। तो अभी 9 से डिविजिबिलिटी रूल में चेक करूंगा, तो इधर से मैं जो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या उनको कट कर देता हूँ स्टार्टिंग से ही, तो 6 और 3 9 ये कट हो जाएगा इधर से ये दोनों, और 9 से 9 कट होगा, तो ये कितना बचेगा 7 और 6 13, तो x की वैल्यू क्या रखूं कि वो 9 से पूरी पूरी कट हो जाए, तो इसकी x की वैल्यू इधर से 5 रखनी पड़ेगी, तभी 18 बनेगा, और वो 9 से कट होगा, तो x की वैल्यू मेरे को पता चल गई और y की वैल्यू मेरे को पता चल गई। इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो x की वैल्यू 5 है इधर, तो ये 15 आ जाएगा, और माइनस में तो 6 दूनी 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 15 - 12, तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया होगी किसी कक्षा में 72 विद्यार्थी हैं, और उनमें से जो लड़कों की संख्या है लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है, तो 40% कितना होता है 2/5। और अभी नेक्स्ट दिया हुआ है कि गणित की परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 58 है, यदि लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों की तुलना में 50% अधिक है, तो लड़कियों के अधिक है लड़कों की तुलना में 50% क्या होता है 1/2। इधर से मैं बॉयज लिख लेता हूँ और गर्ल्स लिख लेता हूँ, तो इधर से अगर मैं गर्ल्स का एवरेज लिखूं तो वो 3 आएगा और बॉयज का 2 आएगा, इसके साथ ए लगा लेता हूँ, तो ये 2a हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। तो अभी ओवरऑल कितना दिया हुआ है 58 दिया हुआ है, इसको बीच में रख देते हैं इधर से, और जो उनकी संख्या है उसका रेशियो हमें निकालना है। सबसे पहले तो 40% क्या अधिक है लड़कों की संख्या अधिक है, तो लड़के कितने हो जाएंगे 7 और लड़की इधर से होंगी 5, तो ये उनका रेशियो आया बॉयज और गर्ल्स का।
तो इधर से अभी एलिगेशन लगा देते हैं इसमें। तो एलिगेशन लगाने के लिए जो ये डिफरेंस है दोनों का, इसको इस रेशियो में डिवाइड करूंगा और इनका डिफरेंस है ए। इसको अगर मैं इस रेशियो में डिवाइड करूं और इधर से 5 की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी इंटू में 5 और अपॉन में 12। तो इधर मैं लिख लेता हूँ ये है 5a अपॉन में 12। और अगर अभी इसमें मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो 2a प्लस में 5a अपॉन में 12 तो 58 के इक्वल हो जाएगा। तो 2a प्लस 5a अपॉन में 12 तो ये इक्वल होगा मेरा 58 के। तो इधर से इसको सॉल्व करूंगा तो 12 दूनी 24 और 24 और 5 29, तो ये आ जाएगा इधर से 29a और अपॉन में 12 तो ये इक्वल होगा 58 के। तो ये 29 से कितने पे 2 बार कटेगा तो a की वैल्यू इधर से कितनी आई, ये आई है 24। तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना लड़कियों की औसत प्राप्तांक। तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने थे इधर, ये थे 3a। तो इसका 3 टाइम्स करना है मेरे को, तो इंटू 3 करूंगा तो 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 72 के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया होगी एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देती है, फिर भी 25% का लाभ अर्जित करती है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना कि जिसमें छूट परसेंटेज भी दी हुई है और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो भी दिया हुआ है, तो मैं बीच में एक 100 मान लेता हूँ। तो अगर 36% की इसमें मैं अगर छूट देता हूँ तो इधर से 64 आ जाएगा और 25% का इस पे लाभ लेता हूँ तो ये 125 आ जाएगा। तो ये आएगा सीपी और ये आएगा एमपी। तो इधर से सीपी और एमपी का रेशियो भी निकल जाएगा मेरा। तो अभी उसने क्या दिया है, अगर क्रय मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो इसका 20% अगर मैं कम करूं तो 10% है 6.4 और इसका 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.8। तो इसमें से मैं 12.8 माइनस कर देता हूँ तो ये माइनस हो गया मेरा आ जाएगा 51.2। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि समान प्रतिशत लाभ अर्जित करना है मेरे को, तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। तो पहले लाभ कितना था 25% था, तो इसका 25% में निकालूंगा कितना होगा 1/4। अभी मैं इसका 1/4 ना निकाल के इसका डायरेक्ट 5/4 निकाल लेता हूँ। तो इंटू में 5/4 तो ये 4 से कट होगा तो 4 से इसको कट करूंगा तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और पॉइंट में 4 8 32। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पंजे 60 और 8 पंजे 40 तो ये 4 तो ये आ जाएगा 64 इधर से। तो अभी मेरे को 64 लेके आना है 25 से, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी इसमें मार्क प्राइस में, तो 61 की कमी करनी पड़ेगी। तो इधर लिख लेता हूँ और कितने पे करनी पड़ेगी 125 पे करनी पड़ेगी और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100। तो 25 से कट होगा 25 पंजे 125 और ये 25 चौका 100। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 61 गुना 8 तो 8 एकम 8 और 8 6 48 और नीचे आएगा 10। तो इसका पॉइंट लगा लेता हूँ इधर तो ये आया 48.8%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एक तालिका दी हुई है, उसमें हमें ईयर्स दिए हुए हैं, रेवेन्यू दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि 2016, 18 और 19 में कंपनी का कुल व्यय है। तो 16 कहाँ पे है, इधर है और 18 यहाँ पे है और 19 यहाँ पे है। उसका कुल व्यय पूछा है मतलब एक्सपेंडिचर, तो 175 और 250 और 275 इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो इधर से इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो इधर से 75 और 75 कितना होगा 150, तो 200 और 100 300 तो ये हो जाएगा 450। 450 और 250 कितना होगा 500 और 200 700 हो जाएगा टोटल ये मेरा ऐड करके तीनों को। तो अभी उसने क्या बोला कि सभी 5 वर्षों में कुल आय के 70% से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो सभी को ऐड करूंगा मैं, रिवेन्यू जो था तो उसका 70% निकालूंगा सबसे पहले। तो चलो इनको ऐड कर लेते हैं। तो इधर 0 आएगी तो ये आएगा 5 और 8 13, 13 और 5 18 का 8, असिल का 1 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, तो 1380 आया। और इसका 70% निकालूंगा तो 138 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 7 8 56 का 6 असल के 5, तो 13 7 91, 91 और 5 होगा 96, तो 966 आया। तो अभी उसने पूछा है कि जो ये 700 है 966 से कितना कम है, तो ये 266 कम है। कितने से 966 से और परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कर देता हूँ। तो ये 2 पे कट होगा सबसे पहले, तो 2 एकम 2 2 3 6 और 2 3 6, तो ये 2 पे कट होगा 2 चौके 8 2 8 16 और 2 3 6। तो अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं 13300 और इसको डिवाइड करते हैं 483 से। तो ये सबसे पहले 2 पे जाएगा तो 2 3 6 2 8 16 का 6 असल का 1 2 चौके 8 और 1 9,
तो अभी 10 में से 6 गया 4 और 12 में से 6 गया 6 और इधर 12 में से 9 गया 3 आएगा, एक जीरो उतार लेता हूँ ऊपर से। तो अभी ये जाएगा 8 पे तो ज्यादा हो जाएगा तो 7 पे जाएगा अभी ये। तो 7 या 21, 1 2 और 7 8 56 और 2 58 का 8 असल के 5, तो 7 चौका 28 और 5 33। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 10 में से 1 गया 9 और इधर से 13 में से 8 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, एक जीरो आएगी और इधर आएगा पॉइंट। तो ये भी करीब करीब कितना जाएगा, तो 6 पे लेके जाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब करीब करीब 5 के करीब जाएगा। तो ये आ जाएगा 27.5%। तो अपना ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कौन सा है। ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1, 27.5%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि अगर किसी गोले की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे तो जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4840/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना बढ़ जाता है। तो मूल गोले का आयतन कितना है, तो मूल गोले का आयतन बताना है हमें। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का वो क्या होता है 4πr²। और अगर r को मैं 5 से बढ़ा दूंगा तो तब क्या हो जाएगा 4π इंटू में आ जाएगा ये r+5 पूरे का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसमें से ये वाला माइनस कर देता हूँ तो ये इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है 4840/7, तो ये लिख लेता हूँ 4840 और अपॉन में 7 लिख लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ अभी मैं इसमें से, तो 4π कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहले तो दोनों तरफ से। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये आ जाएगा r² + 25 और प्लस में 10r और माइनस में r² इक्वल टू हो जाएगा 4840 और बटे में 7। तो r² से r² कट हो जाएगा और ये इधर पाई की वैल्यू रख देता हूँ, तो पाई की वैल्यू इधर से रख देते हैं 22/7। तो इधर से 7 से 7 कट हो जाएगा। तो अगर इसको मैं 22 से कट करूं तो ये 22 से कट होगा 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, तो 0 आ जाएगी। अभी इसको मैं 4 से और कट कर देता हूं तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 55 आया। इधर से 25 + 10r इसकी वैल्यू आई है 55। इधर से 10r कितना आ जाएगा 10r इक्वल टू इसमें से ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा 30 के इक्वल। तो इधर से r की वैल्यू कितनी आई है, r की वैल्यू आई है 3। अभी मेरे को मूल गोले का आयतन निकालना है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³ और इंटू में 22/7 3 × 3 × 3। तो 3 से मैं 3 को कट कर देता हूँ। इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 4 × 12 12 × 36 और 36 दूनी 72। तो इसको लिख सकते हैं 11 × 72 और अपॉन में 7। तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा 2 9 और 7 और अपॉन में 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 × 7 7 × 7 तो 22 आएगा, 7 × 21 और पॉइंट में 1। लेकिन मेरे को बताना है कि पूर्णांक के निकटतम, तो इतना ही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC में AB = 12 सेंटीमीटर है, AC = 35 सेंटीमीटर है और एंगल A = 90 डिग्री है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। ये पॉइंट आएगा A क्योंकि उसने एंगल A 90 डिग्री दिया हुआ है। इसको मैं मान लेता हूँ B पॉइंट है और ये मेरा C पॉइंट है। तो AB की वैल्यू 12 दी हुई है और AC की वैल्यू 35 दी हुई है। तो पाइथागोरस से ये कितनी हो जाएगी, तो ये 37 हो जाएगी इधर से। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, ये एंगल A का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है। जो ये वाला एंगल है A, इसका समद्विभाजक खींच देता हूँ तो ये BC से D पॉइंट पर मिलता है, तो ये D पॉइंट है। तो अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि EAC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि DE परपेंडिकुलर AC है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है E और ये D को E के साथ मिला देता हूँ तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये दो ट्राइंगल बनेंगे, ये ट्राइंगल AB और C और ट्राइंगल ED और C सिमिलर हो जाएंगी क्योंकि ये एंगल कॉमन है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो अभी इसमें मेरे को दिया हुआ था कि जो AD है एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर की वजह से जो BD और DC का जो रेशियो है तो AB और AC के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अगर इधर से मैं CD की वैल्यू निकालूं तो CD इक्वल टू मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 37 इंटू में 12 और 35 के रेशियो में डिवाइड करना है तो इंटू में 35 और अपॉन में दोनों का जो जोड़ है वो आएगा, इन दोनों का ऐड करके 47 आएगा। तो CD की वैल्यू मेरे को पता चल गई। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थी अभी मेरे पास, तो मैं लिख लेता हूँ DE और अपॉन में AB इक्वल टू हो जाएगा मेरा CD और अपॉन में BC, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेरे से DE की लेंथ पूछी है तो इधर से DE मेरे को निकालनी है तो DE ऐसे ही रख देता हूँ अभी। तो DE और अपॉन में AB की वैल्यू कितनी है 12 है और इक्वल टू CD की वैल्यू मैंने निकाली थी ये, तो 37 इंटू
35 और अपॉन में 47 और इंटू में अपॉन में BC क्या था, तो BC की वैल्यू इधर से है पूरी की पूरी 37, तो 37 इधर रख देता हूँ। तो 37 से 37 कट होगा तो इधर से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये 12 उधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ, तो इक्वल टू, तो 12 पंजे 60, 0 6, 12 3 36 और 6 42, तो 420/47। तो डी की वैल्यू मैंने निकाली है 420/47। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब, केले और संतरे हैं। सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 75% अधिक है। तो 75% का क्या मतलब होता है, 3/4। तो अभी सेबों की संख्या ज्यादा है संतरों की संख्या से, तो इधर मैं लिख लेता हूँ सेब और इधर लिख लेता हूँ संतरे। तो संतरे इधर से 4 है तो सेब हो जाएंगी 7। तो अभी क्या दिया हुआ है, केलों की संख्या सेबों और संतरों की कुल संख्या से 60% कम है, मतलब दोनों का जो जोड़ है उसका 40% है। वो क्या है, वो केले हैं, तो इधर केले लिख लेता हूँ। तो दोनों का जोड़ कितना है, 11 है, तो उसका 40% मेरे को निकालना है। तो 11 का 10% कितना होगा, 1.1, और उसका 4 टाइम्स, तो वो हो जाएगा 4.4। तो अभी हम इस दशमलव को हटा लेते हैं इधर से, तो इसको 70 लिख लेते हैं, इसको 40 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 44। तो अभी उसने बोला है कि केलों की संख्या सेबों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। तो केलों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 44 है, और सेबों की संख्या कितनी है, 70 है। तो ये इससे कितनी कम है, 26 कम है, और कितने पे, 70 पे। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अभी 0 से 0 कट होगी, तो इधर से आ जाएगा 260 और बटे में 7। अभी इसको सोल्व करें तो 7 से अगर इसको कट करूं तो 7 × 21 कितना बचेगा, 5 बचेगा, 50 होगा, तो 7 7 49, 1 बचेगा, और पॉइंट में इधर आएगा 1, तो 37.1%। तो यह आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ए, बी और सी की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:5:6। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो वो उस काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ए और सी ने मिलकर 7 दिनों तक कार्य किया, ये हमें दिया हुआ है। तो बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, तो बी ने स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया काम, तो ए और सी ने 7 दिन काम किया है, और वो तीनों मिलकर 15 दिन में काम करते थे। तो बी इधर से 15 दिन तो लगाएगा ही लगाएगा, ये कंफर्म है। और अभी उन्होंने ए और सी ने 7 दिन तक काम कर दिया, और मतलब इनका 8 दिन का काम बच गया, क्योंकि ये भी तो 15 दिन में शामिल थे ना तीनों मिलके। तो ये 7 दिन इन्होंने यहाँ पे कर दिया, तो इनका 8 दिन का काम बच गया। तो वो कौन करेगा, वो बी को करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो 8 दिन का काम है वो कैसे निकलेगा, इसकी एफिशिएंसी 3 है ए की, और सी की जो एफिशिएंसी वो 6 है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 9, और 8 दिन का काम निकालना है तो कितना होगा, 72 काम आ जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी 9 है और दिन है 8, तो टोटल काम हो गया 72। और इसको मैं अपॉन में कर देता हूँ, डिवाइड करूंगा 5 से, क्योंकि ये 5 बी की एफिशिएंसी है, तो अपॉन में 5 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 से अगर इसको कट करूं तो ये आ जाएगा 14 से ही 2/5 दिन, और इसको 15 दिन इधर लग रहे थे, और 14 से ही 2/5 दिन इधर लग गए। तो उसने पूछा कि बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, तो ये शेष कार्य था, और बी ने अपने हिस्से का काम तो 15 दिन में किया ही होगा। तो ये दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 से ही 2/5 दिन। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें 3 संख्याएं दी हुई है, और बताया हुआ है कि अगर इनको सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड करें तो प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है, और उसकी वैल्यू है y। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि x - 5y का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने है ना जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन किए थे 28 फरवरी वाला, उसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 8101 में से मैं सबसे पहले 610 माइनस करता हूँ, तो इधर से 1 आएगा, और 10 में से 1 गया 9, और इधर से ये 10 बचेगा, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 6 गया 1, 1491 बचेगा। तो अभी मैं 8101 में से 5758 और माइनस करता हूँ, तो 5758। तो 11 में से 8 गया 3, तो 9 में से 5 गया 4, 10 में से 7 गया 3, तो ये 7 में से 5 गया तो 2, तो 2343 बचेगा। तो अभी मेरे को 6610 में से 5758 और माइनस करना है। तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 5 गया 5, इधर 15 बच गया, 15 में से 7 गया 8, तो 852 आया। अभी इसका HCF हम भागविधि से निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या को हम 1491 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा 2343, और इसको डिवाइड करते हैं 1491 से, तो ये एक बार जाएगा, तो 1491, तो 3 में से 1 गया 2, 14 में से 9 गया 5,
और इधर 12 में से 4 गया 8, तो ये आया 852। 852 से हम फिर 1491 को डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, तो 852 इधर लिख लेता हूँ। तो 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3 और 14 में से 8 गया 6, 639 आया। अभी इससे 852 को डिवाइड करते हैं तो ये 1 पे फिर जाएगा तो 639, तो इधर लिख लेता हूँ। तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 और इधर से 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 6 गया 2। तो अभी 213 से अगर मैं 639 को डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अभी मैं 852 को देख लेता हूँ। अगर 852 213 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 213 मेरा HCF हो जाएगा। तो ये इंटू अगर 4 करूँ तो 852 आएगा। तो मतलब इधर से जो HCF आया है उसकी वैल्यू मेरी आई है 213। तो HCF इक्वल टू 213 है और क्वेश्चन में उसने HCF की वैल्यू x दी हुई है, इधर से ये x के इक्वल है। अभी मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो ये y है इधर, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो HCF से मैं किसी भी एक संख्या को डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको ही डिवाइड कर लेते हैं 5758 को, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 213 से, तो ये कितने पे 2 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 426। तो 15 में से 6 गया 9, 6 में से 2 गया 4 और इधर से 1 बचेगा और 8 में नीचे उतार लेता हूँ। अभी ये 7 पे जाएगा तो 13 7 91 और 7 दूनी 14। तो इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 7 और ये मेरी y की वैल्यू है, क्योंकि शेषफल जो है वो y है। तो अभी ये इक्वेशन दी हुई है x माइनस 5y, इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसका ही मान हमें बताना है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 213 और माइनस में कर देता हूँ 5y, 35 माइनस करता हूँ तो 13 में से 5 गया 8 और इधर से 20 में से 3 गया तो 17 बचेगा। तो ये आएगा 178। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया होगा एक नोटबुक का मूल्य एक पेन के मूल्य से 80% अधिक है। तो सबसे पहले मैं नोटबुक लिख लेता हूँ इधर और इधर पेन लिख लेता हूँ। ये 80% अधिक है, तो ये 80% क्या होता है 4/5 होता है। अगर ये 5 है पेन की जो वैल्यू है तो ये 9 होगी इधर से। अभी उसने दिया कि 5 नोटबुक और 8 पेन का मूल्य 13 पेन और 2 नोटबुक के मूल्य से 6 अधिक है। तो फर्स्ट केस क्या दिया हुआ कि 5 नोटबुक है और 8 पेन है। तो एक नोटबुक का मूल्य कितना है 9 रुपए है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और प्लस में 8 पेन दिए हुए हैं तो एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो इसका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो टोटल ये इधर से आ जाएगा 85। और सेकंड केस में दिया हुआ है कि 13 पेन और 2 नोटबुक, तो एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 13 का कितना होगा 13 पंजे 65, इधर लिख लेता हूँ। और 2 नोटबुक है तो इधर से एक का मूल्य 9 रुपए है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 18 हो जाएगा। इसको अगर ऐड करूं तो 8 और 5 13 का 3, हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8, 83 आया है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है इधर 2 आया है और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 का डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब जो 2 की वैल्यू है वो 6 के इक्वल है और 1 की वैल्यू 3 के इक्वल है। तो उसने पूछा कि 3 पेन और 4 नोटबुक का कुल मूल्य कितना है। तो 3 पेन दिए हुए हैं इधर, तो एक पेन का कितना है 5 है, तो 5 3 15 लिख लेता हूँ यहाँ पे। और 4 नोटबुक तो 4 नीम 36, तो ये 36 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, 1 3 और 1 4 और 1 5, तो 51 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो एक की वैल्यू 3 थी तो 51 की कितनी हो जाएगी इंटू 3, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगी 153। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? ये है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया होगा 25 संख्याओं का औसत 54 है। तो लिख लेते हैं जो 25 संख्या है उनका एवरेज 54 है। 8 संख्याओं का औसत 45 है, तो 8 लिख लेते हैं इधर और इनका एवरेज है 45। अंतिम 14 संख्याओं का औसत 60 है, तो लिख लेते हैं 14 का जो एवरेज है वो 60 है। अभी दिया हुआ कि 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 3 कम है और 11वीं संख्या 10वीं संख्या से 3 अधिक है। तो मैं लिख लेता हूँ 9वीं संख्या, इधर 10वीं संख्या और इधर 11वीं संख्या। तो इसको अगर मैं x मान लेता हूँ तो 10वीं संख्या मेरी हो जाएगी x + 3। और अभी उसने बोला है कि जो 11वीं संख्या है वो 10वीं संख्या से 3 अधिक है, तो ये x + 6 हो जाएगी। अभी इस क्वेश्चन में हम डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। तो अभी अगर मैं इधर देखूं तो ये 45 है, तो ये जो स्टार्टिंग में एवरेज था उससे कितना कम है 9 कम है। कितनी संख्याओं पे 8 संख्याओं पे, तो टोटल कितना कम हो जाएगा 72 कम हो जाएगा। इसको माइनस लिख लेते हैं क्योंकि ये कम हो रहा है इस वजह से। और अभी ये 60 54 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पे 14 संख्याओं पे, तो 14 6 84, तो ये ज्यादा है तो प्लस में लिख लेता हूँ 84। तो ओवरऑल कितना ज्यादा है यहाँ पे, तो ओवरऑल यहाँ से 12 ज्यादा है। तो इन संख्याओं के पास जो ये संख्या है 14 और 8 22, इनके पास 12 ज्यादा है। तो जो 3 संख्याएं बची इनके पास 12 कम होगा। तो इनका अगर मैं वो निकालूं जोड़ तीनों का, तो इनका एवरेज कितना था स्टार्टिंग में 54 था
और यहाँ पे कितना है 12 है। मेरे को ये 12 कम करना है तो हर एक में से कितना कम करूंगा, तो हर एक में से 4 कम करना पड़ेगा। तो कम करके एवरेज कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। तो इनका जोड़ अभी कितना आएगा, तो 150 आ जाएगा, क्योंकि ये होगा 50 × 3 तो 150 बचेगा। तो अगर मैं प्रॉपर तरीके से निकालता तो इसको मैं करता 54 × 3 तो ये मेरा 162 आ जाता, और उसमें से मैं 12 माइनस करता तो भी 150 आता। तो स्टार्टिंग में मैंने 150 निकाल लिया। और इन तीनों का जोड़ कितना है, तो इन तीनों का जोड़ है 3x और प्लस में 9 और उसकी वैल्यू है 150। तो इधर से 3x कितना आया, 3x आया है 141, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 3 चौक 12 और 3 सतह 21, तो x आया 47। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था कि 9वीं और 10वीं संख्याओं का औसत कितना है, तो ये 9th है और ये 10th संख्या है, इनका एवरेज कितना होगा, x प्लस 1.5 और x की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने 47, और उसमें 1.5 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 48.5। तो 9वीं और 10वीं संख्या का जो एवरेज आया है वो आया मेरा 48.5। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं दिया हुआ कि एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय का 2.5 गुना है। शांत जल में और धारा की दिशा में नाव की चालों का अनुपात कितना है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ d है, और जो शांत जल में नाव की चाल है उसको मैं x मान लेता हूँ, और जो धारा की चाल है उसको मैं y मान लेता हूँ इधर से। तो क्वेश्चन में मेरे को निकालना है x रेशियो x प्लस y, ये वाला निकालना है मेरे को। अगर मैं अपने ऑप्शन देखूं तो ये इधर कम आना चाहिए और यहाँ पे ज्यादा आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं कट कर देता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे ये कम है यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं ऑप्शन नंबर 3 को भी कट कर देता हूँ। जो मेरा अभी आंसर होगा वो या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चलिए अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो उसने दिया हुआ है कि धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय, तो कितना टाइम लेगा धारा की विपरीत दिशा में, तो d अपॉन में x माइनस वाई इतना समय लेगा, और धारा के साथ कितना समय लेगा, तो d अपॉन में x प्लस वाई। अब ये बोल रहा है कि जो ये वाला टाइम है ये इस वाले टाइम से 2.5 गुना ज्यादा है, तो इसको मैं अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इनटू में मैं कर देता हूँ 5/2, तो अभी ये इक्वल हो जाएंगे। अभी इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो d से d कट होगा और इधर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x प्लस 2y आएगा, और ये इधर जाएगा और इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5x माइनस में 5y। अभी x को एक तरफ ले लेते हैं और y को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये 5 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 7y, और इक्वल टू में इधर आएगा 3x। तो इधर से जो y की वैल्यू है वो 3 आएगी और x की जो वैल्यू है वो 7 आएगी। अभी इधर रख देता हूँ, x की जगह मैं 7 रख देता हूँ, और रेशियो x प्लस वाई दोनों को जोड़ के कितना आएगा 10 आएगा। तो मेरा आया है आंसर 7:10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में मैं दिया हुआ कि एक पंखा है जिसका मूल्य 1800 रुपए है, और उसने हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो उसको 1800 रुपए नगद में खरीद लो, या स्टार्टिंग में 800 रुपए दे दो हमें, और उसके बाद 350 की 3 मासिक किस्तें बनवा लो। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि किस्त योजना के तहत लागू साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो यहाँ पे मासिक दिया हुआ है और यहाँ पे वार्षिक, तो ये भी हमें देखना है क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम। तो इधर से सबसे पहले मैं जो इंटरेस्ट लगेगा वो निकाल लेता हूँ। या तो मैं अगर 1800 रुपए दे देता हूँ तो स्टार्टिंग में मैंने दे दिए और पंखा खरीद लिया। अगर दूसरा ऑप्शन अगर देखूं तो सबसे पहले मैंने 800 रुपए दिए और उसके बाद 350 और 350 रुपए, इसकी 3 किस्तें मैंने दी, तो कितना हो जाएगा 350 × 3। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा 1050, और 800 को इसमें ऐड करूं तो ये आ जाएगा 1850 ऐड करके। तो स्टार्टिंग में अगर नगद खरीदता तो कितना देता 1800 रुपए, अगर किस्त बनवाई तो कितना दिया 1850 रुपए। मतलब जो यहाँ से ब्याज आया है साधारण ब्याज SI = 50 रुपए आया है मेरे पास। तो अभी मेरे को इसमें मूलधन निकालना है और वो भी मंथ वाइज निकालना है। तो सबसे पहले क्या हो, उसने 800 रुपए दिए तो कितने बच गए 1000 रुपए बच गए। मतलब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मंथ में था वो कितना प्रिंसिपल था 1000 रुपए था, फिर उसने 350 रुपए पे कर दिए उसको, तो सेकंड मंथ में जो प्रिंसिपल रहेगा वो कितना बचेगा, इसमें से 350 माइनस करके आएगा तो वो बचेगा 650। तो अभी उसने फिर से 350 रुपए पे कर दिए, तो थर्ड मंथ के लिए जो प्रिंसिपल बचेगा वो 300 रुपए बचेगा। तो इधर से टोटल प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरा, तो ये 0 5 6 और 3 9 और ये 1, तो ये आया है 1950 रुपए। तो इधर से ये मेरा प्रिंसिपल आ गया, और यहाँ पे मेरे को पता है ये SI है। तो अभी इधर से रेट निकाल लेंगे, तो रेट किसके इक्वल होगी SI,
और इंटू में 100, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में प्रिंसिपल तो 1950 और इंटू में टाइम आएगा, टाइम कितना है, वार्षिक निकालना है तो 1 साल हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ था, ये मासिक के हिसाब से दिया हुआ था। और इंटू में 12 कर देता हूँ अगर वार्षिक निकालना है। तो अभी 0 से 0 कट कर देते हैं। अगर इसको 5 से कट करूंगा तो 5 × 15 और 5 × 45, 3 से इसको कट करूँ तो ये 13 आएगा और 3 से इसको कट करूंगा तो 3 चौक 12, तो ये बचेगा 400/13। इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 13 × 39, एक बचेगा 10, नहीं जाएगा तो 0 और पॉइंट में फिर एक 0 तो 100 और 13 × 91 तो 7 आएगा। तो ये आएगा 30.7% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।